कुवत रखते हैं, ये एक सवाल। दूसरा, जब मैं इतिहास उठाती हूँ स्त्री साहित्य का, तो सबसे जटिल प्रश्न जो मेरे समक्ष आता है वो ये कि 800 साल के इतिहास में अक्क महादेवी वर्मा, अक्क महादेवी आती हैं, मीराबाई आती हैं, अडाला आती हैं, और आज हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में दिव्याश्री तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान हमारे पास स्त्रियों की एक लंबी श्रृंखला है, साहित्यिक श्रृंखला है। तो साहित्य के इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने 1350 से लेकर सन 2024 तक किसी भी काल का विभाजन करते हुए स्त्रियों के नाम का उल्लेख नहीं किया। पहला। दूसरा जटिल प्रश्न आता है। तीसरा, जब काल विभाजन की बात को छोड़ देते हैं तो ब्रिटिशर्स युग में बहुत सारे विक्टोरियन युग, द्विवेदी युग आते हैं, तो महादेवी वर्मा युग क्यों नहीं आया? ये कुछ सवाल हैं जो मैं यहाँ उठा रही हूँ। इन सवालों को उठाने के पीछे मेरा 20 साल का श्रम है। जब मैंने इस पर शोध करना शुरू किया था तब मुझे लगा था कि यह प्रश्न इतना जटिल नहीं है जितना कि हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे भारत के साहित्य को उठाकर आप देखेंगे तो हम खांचे में तो बटे हुए हैं। हम कैसे कहें कि हम एक हैं? उत्तर अलग है, पूर्व अलग है, पश्चिम अलग है, दक्षिण अलग है, उसमें फिर हमारी भाषाएं आ जाती हैं। हिंदी है, भोजपुरी है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, और आजकल कोरियन का क्रेज बहुत ज्यादा है, फ्रेंच का बहुत ज्यादा है। और हम यह नहीं देखते, कभी भी हम यह नहीं सोचते कि जो लोग अपनी ब्लैक स्टोरी होती है उसे व्हाइट करके कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो स्त्रियां हमेशा ब्लैक स्टोरी रही, बस उनके लिए व्हाइट कवर प्रेषित किए जाते रहे हैं। चाहे साहित्य का कोई भी प्रभाव हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या फिर आलोचना को इसलिए मैं बार बार कोट कर रही हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य का जब मूल्यांकन होता है तो पुनर्मूल्यांकन की अब स्थिति नहीं बनी है। हम लंबे समय से आधुनिक काल में थे और जब वहां से निकले तो हम समकालीन में आगे अटके, और समकालीन से निकले हैं तो समकाल में भटक रहे हैं। जब हम समकाल का जिक्र करते हैं तो इस समय लगभग 30,000 से ज्यादा लोग लिख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हैं, और ई वर्जन में तो अनगिनत है, नाम काउंट करना भी मुश्किल है। ऐसे समय में स्त्रियों के लेखन को एक जगह, एक स्थान पर समेटा नहीं गया। न समेटे जाने के पीछे भी एक बड़ा श्रम है कि उनकी रचनाओं को हमेशा से माना गया कि वह राजनीति की रचना नहीं लिख सकती, सामाजिक नहीं लिख सकती, जन चेतना की उनकी समझ कम है। उनको हमेशा चूल्हे, चक्के, फूल, पत्तियों तक समेटा गया। कमोवेश यह एक हद तक सही भी रहा कि उनका एकाकी दुख किचन से बेडरूम तक मान लिया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने पदयात्राएं की। उनमें मीराबाई सबसे पहले आती हैं, जिन्होंने अपने घर से चलकर वो मथुरा जाती हैं, फिर रैदास जी से मिलती हैं। तो क्या वह पहली महिला सोलो ट्रैवलर नहीं कही जानी चाहिए थी? तीसरा सवाल। अब एक और पक्ष इसमें जुड़ता है कि जब हम विदेशी साहित्य से बहुत प्रभावित होते हैं, हम हमेशा कहते हैं एलिजाबेथ, और उसके बाद जब हम स्त्री विमर्श पर आते हैं तो 20वीं शताब्दी में हम सिमोन पर आकर अटक जाते हैं। लेकिन क्या हम महादेवी वर्मा के समक्ष खड़े होकर संवाद करने के योग्य अपने आप को नहीं पाते हैं, या महादेवी वर्मा को हमने इस योग्य नहीं पाया कि उन्होंने स्त्रियों को जागरूक करने की बहुत बड़ी कोशिश की। उन्होंने जो फैसला लिया था उस फैसले में बहुत सारे पेचो खम हो सकते हैं। जब हम अपनी 3 पीढ़ियों को नहीं जानते हैं तो क्या 800,000 साल पहले की घटनाओं को हम इतिहास की तरह देख सकते हैं? शायद नहीं। हो सकते हैं कि मेरे ये सवाल थोड़े से जटिल लग रहे हों। जब हिंदी साहित्य का पहला इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ तो मुझे ध्यान आता है उन दशकों में स्त्रियों की एक बड़ी श्रृंखलाएं थी जो लिख रही थी। उसमें भी विमर्श ये हुआ कि परीक्षा गुरु पहली कहानी है, बंग महिला की कहानी को माना जाए
माने या नहीं माना जाए, वहां पर फिर वही द्वंद आकर खड़ा हुआ। जो द्वंद इतिहास में रहा वह द्वंद अभी भी मौजूद है। मैंने इतिहास पक्ष को इसलिए लेने की कोशिश की कि जब भी हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम जातीय वर्गीकरण पे बात करते हैं, लेकिन हम दो जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात नहीं करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अगर इस दृष्टि से देखा जाने लगे साहित्य को तो शायद समाज में एकीकरण की दृष्टि उत्पन्न होगी। जब दीपिका ठाकुर अपनी बात रख रही थी तो मुझे धनंजय याद आ रही थी, लुधियाना की ट्रांसजेंडर वो भी हैं, शायद लोग जब वो बहुत कुशल नृत्यांगना हैं। जब अरुणाचल में LGBT पे प्रोग्राम हो रहा था तो इत्तेफाक से मुझे बुलाया गया था। जब मैं उनकी बातें सुन रही थी तो उन्होंने दो प्रश्न खड़े किए थे कि हमें जब इस कैटेगरी में डाल दिया गया है और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुविधाएं भी आ गई हैं तो हमें उसकी मांग करने के लिए लड़ना क्यों है। एक दूसरा उन्होंने कहा कि जब हम किसी ऑफिस बियर में इंटरव्यू देने जाते हैं, वेल क्वालिफाइड है, वो डॉक्टरेट नेट PhD हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे यह नहीं पूछा जाता कि आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है, बल्कि यह पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है। क्या हम मानसिक तौर पर अपने आप में बदलाव लाने को तैयार हैं? इन 3-4 सालों में जब से सोशल नेटवर्किंग का विकास हुआ है और लाइव कॉल आया है, इस दौरान विमर्श के बहुत सारे टूल आ गए हैं। उस टूल में हम सभी लोग शामिल हैं, छोटे रील से लेकर बड़े रील तक हर चीज हम देख रहे हैं। जागरूकता के तमाम अभियानों के बीच क्या स्त्री शोषण और नृशंस हत्याएं रुकी हैं, बल्कि वह नए तरीके से हमारे समाज में शोषण का उपक्रम बनी है और साहित्य में ये चीजें दर्ज हो रही हैं। इन 2 दशकों में साहित्य में जो रचनाएं हो रही हैं उन रचनाओं में स्त्री बहुसंख्यक है। स्त्रियां, लिखने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हर स्त्री के पास अपना एक स्वर है, अपनी एक मेधा है और उनकी अपनी एक प्रतिरोधात्मक दृष्टि है। लेकिन उन प्रतिरोधात्मक दृष्टियों को अभी भी वर्तमान में मौजूद तमाम आलोचकों, समीक्षकों या फिर मुख्य धारा के, जिसे हम सो कॉल्ड कह सकती हूँ कि मुख्य धारा मीडिया समाज में भी कोट नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सालाना साहित्यिक वार्षिकी की तरह जब जिक्र होता है तो सबके पास 4, 5, 10 नाम होते हैं। उन्हीं नामों के इर्द गिर्द स्त्री साहित्य को समेटा गया है। हम उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक जब हम विष्णु चानू को मणिपुर से पढ़ते हैं, अरुणाचल से हम जमुना मुनि को पढ़ते हैं, बोडोलैंड से रश्मि चौधरी को पढ़ते हैं, बिहार से हम दिव्याश्री को पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश से इसको पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के सुनीता झाड़े को पढ़ते हैं, नांदेकर श्रीधर नांदेकर को पढ़ते हैं, तो क्या स्त्री दृष्टि संपन्न बात कहने वाले किसी भी पुरुष को भी कोट करते हैं? यह 5वां सवाल जटिल होता है कि संवेदित रचनाएं किसे मानते हैं। तो वर्गीकरण में किस बात का मुख्य ख्याल रखा जाए कि क्या स्त्रियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही स्त्री साहित्य है या किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ स्त्री दृष्टि विषयक साहित्य भी स्त्री साहित्य है। ये मेरा 5वां प्रश्न और द्वंद भी था और मुझे लगता है कि जैसा कि लतान शून सर ने कहा कि जो दूर से है हमें ज्यादा बोलना है, मैं तो दिल्ली से हूँ, इतना दृष्टि काफी है क्योंकि इतिहास की बातें एक दिन में, एक मिनट में, एक क्षण में नहीं होंगी और जिसे हमने लंबे वर्षों तक सुलझाया नहीं है, कोशिश रहेगी कि शायद सर के सानिध्य में इस काल विभाजन को सुलझाने का कार्य कुशलता से हम सब कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और पुरस्कृत होने वाले साथियों को बहुत बधाई और आभार प्रकट करती हूँ। शुक्रिया। नववर्ष की